नमस्ते। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन और ब्रश द बुशेस की श्रृंखला में जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन का, आज ये तीसरी और अंतिम श्रृंखला है। टुडे इज़ द थर्ड एंड द फाइनल। Final means even not final of the 2023. If the issues and the fact figures will arise again to speak on the issue of the traditional Chinese medicines and the traditional Indian medicine or Ayurveda, then we will be again before you. But here in this series on the demand, I think for the present time, that is in the month of August 2023, then we may address it again if desired, then in November, December 2023 or whatsoever time is there in future. That is depending on the situation, compelling situation which are there. Fine. So in the previous two series, we have developed and discussed the matter of the growth and the political patronage. And the growth of any system is totally depending on the political patronage. This is not true in this century or the last century, but it is true for the 1000th century back years. किसी भी कला को, विधा को राजाश्रय मिला है जो राज्य सरकार नहीं, दरबारों में, राजाओं के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। चाहे वो महान सम्राट अशोक हों या उनकी टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है, या बादशाह अकबर हो, जहाँ से कि नवरत्न का मैं हिस्टोरियन तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मैंने शब्द सुना था वो ये नवरत्न वाला, वो अकबर के ही संदर्भ में सुना था कि बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्न, और उनका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन शायद कह लीजिए कि बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्न। तो उसमें सभी लोग होते थे। सम्राट अशोक के भी समय में राज्य वैद्य हुआ करते थे, प्रत्येक राजघराने का, और वो राज्य वैद्य जो व्यक्ति होता था या राज पुरोहित हुआ करते थे। तो अपनी अपनी विधा के उच्चस्थ योग्यमान व्यक्ति को राजाओं के द्वारा ये सम्मान दिया जाता था, और वो व्यक्ति उस विधा विशेष को जिसके लिए कि वो सम्मानित हुआ था राजा के दरबार में, उसके संवर्धन का कार्य करता था। मेरा आशा सिर्फ यहाँ पर इतना है कि राजाश्रय के बिना किसी ज्ञान का उदय नहीं होता। आप अभी देखिए, कल लोकसभा में, मतलब आज 10 अगस्त को मैं आपके रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके सामने थोड़ी देर बाद जाती है ये, तो लोकसभा में 9 अगस्त को सेंट्रल रिसर्च फंडिंग का बिल पास हो गया, और अनुसंधान के क्षेत्र में समस्याओं को दूर करने के लिए जो फंड मिलना है उसका रास्ता थोड़ा सा इजी किया गया। तो यह भी एक राजाश्रय है अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। तो ये अपने अपने सरकार की, अपने अपने नेतृत्व की, अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा होती है कि वो किस विधा को बढ़ाते हैं या किस विधा को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। तो राजाश्रय जो मिला चाइनीज़ मेडिसिन को, वहाँ पर जो ग्रेट रिवॉल्यूशन हुआ था, प्रोलेटरेटिव श्रमिक आंदोलन कह लीजिए, उसके साथ ही शुरू हो गया था, समाज से जुड़ा हुआ। भारत में यह राजाश्रय जिस रूप में चाहिए था, और जो पहले निवेदन थे, प्रस्ताव थे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो स्वतंत्रता संग्राम में थी, उस समय तो एक ही पार्टी, राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस, और आज के समय में हम जोड़ लें तो इस देश में 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां प्रमुख रूप से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय आयुर्वेद, नेशनल इंडियन कांग्रेस। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होती जाती है, हाँ हम राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस बोलने जा रहे थे, लेकिन नहीं, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस। तो कांग्रेस और बीजेपी ये 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। दोनों की नीतियां आयुर्वेद के प्रति क्या हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रति क्या हैं,
या भारतीय संस्कृति के प्रति क्या हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन के प्रति क्या हैं, इसका विश्लेषण करना होगा। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व पार्टी अध्यक्ष और विपक्ष की राजनीति के इस समय ध्रुव तारा, समस्त राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द चल रही है विपक्ष की 2024 के लिए या उसके बाद की, पता नहीं। तो वो अभी गए थे आर्य वैद्यशाला कोट्टकल अपने घुटनों के इलाज के लिए। तो एक उनकी व्यक्तिगत विश्वास की भावना है आयुर्वेद के प्रति, और यह व्यक्तिगत विश्वास की भावना आयुर्वेद के प्रति अगर किसी राजनेता को रहती है तो वो उस विधा को आगे बढ़ाता है, irrespective of the advice of the bureaucrats, irrespective of the advice of the technocrats, irrespective of the advice of anyone, क्योंकि वो इंडिविजुअली फायदे में हुआ रहा व्यक्ति होता है। और स्वास्थ्य सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कोई और भी चीज़। या यूँ कही कि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी एक उम्मीद उठी थी करीबन 20-25 साल पहले, जब जनरल BC जोशी आर्मी के, उनका ग्रैंडसन आयुर्वेद से ठीक हुआ था और उन्होंने आर्मी में दरवाजे खोलने की शुरुआत की थी कि आर्मी AMC में, आर्मी मेडिकल कोर में जो है वो आयुर्वेद की विंग जाएगी और आयुर्वेदिक चिकित्सकों की वहाँ नियुक्ति होगी। आई गई बात हो गई। अभी चलिए शुरुआत हुई है डिफेंस में, मतलब कि CCRS के कोलैबोरेशन से या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशन से कुछ काम चल रहा है, कुछ आयुर्वेदिक OPD शुरू हुई है। तो ये इतने सारे जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने, वो सिर्फ एक तथ्य को प्रमाणित करने के लिए दे रहा हूँ कि बिना राजाश्रय के आप कहीं भी वैश्विक स्तर पर नहीं जा सकते हैं। योग को राजाश्रय मिला और योग आज वैश्विक है। खेलों को राजाश्रय आज मिल रहा है, आपके पास मेडल आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। अब आपको मेडल्स मिलने शुरू हो गए क्योंकि उतना अभी से 5 साल की योजना बना करके और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो मेडल आपके पास आ रहे हैं। तो ये तो नीति में परिवर्तन की बात होती है। और जहाँ तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, तो वर्तमान सरकार तो अपने घोषणा पत्र में ही आयुर्वेद के बारे में लिखती है। 2014 में भी लिखी थी, 2019 में भी लिखी थी, संभवतः 2024 में भी लिखेगी और उस दिशा में कार्य हो रहा है। तो यहाँ अगर मैं इस बात बोलते बोलते ये बात अगर न बोलूँ तो अपने साथ न्याय नहीं होगा कि नीतियों का तो आपने घोषणा की है और बहुत ही अच्छी नीतियाँ हैं, लेकिन नीतियों के क्रियान्वयन का स्तर आपकी अपनी राज्य सरकारों तक में नहीं है। जरा केंद्र सरकार को अलग रख दीजिए, तमाम जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं उनकी जो राज्य सरकार हैं राज्य स्तर पर, वो आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं दे रही हैं उतना जितना कि केंद्र सरकार दे रही है। तो जब हम यहीं पर ये डिफ्रेंशिएशन है एक विचारधारा की सरकारों में, तो आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि आप TCM से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा ले लेंगे? You can compete with the traditional Chinese medicines at the global scenario where each and every unit of every province of the China is working for the betterment of the Chinese medicine, having a golden curve in the mind that this is the pride of our culture, in their words, Chinese culture, and this is the Chinese knowledge, the Chinese inherited knowledge, wisdom, mission. And they are working as a mission and they are successful in comparison of TIM. ये टर्म ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन टर्म सब मैं समझता हूँ कि होता है ना कि ये टर्म किसने दिया। तो ये प्रोफेसर भूषण पटवर्धन के एक राइटअप में मैंने 2005 का जो है हिंदी पब्लिकेशंस का उसमें पढ़ा। तो TIM और TCM तो क्रेडिट देनी चाहिए, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी के तो जो कि आज नेशनल रिसर्च प्रोफेसर भी हैं, आयुष प्रोफेसर हैं और आयुष चेयर पर भी बहुत सारे अच्छे लोग इस समय हैं, जो आज यानी कि 10 अगस्त जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो वो NIA DU जयपुर में है, पूरी आयुष चेयर
2 दिन के लिए चिंतन मंथन कर रही है वहाँ पे। संभवतः इस समय जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 1 बजे, तो वो लोग ऑन ड्यूटी हैं और काम वहाँ चल रहा होगा। वाइस चांसलर साहब संजीव शर्मा जी, प्रोफेसर संजीव शर्मा अपने फैकल्टी के साथ उनसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो यह एक उदाहरण है राजाश्रय का, और राजाश्रय मिलने पर आप कितना विकास कर सकते हैं। तो मित्रों, आप चाइना की मेडिसिन से तब तक नहीं कोई प्रतियोगिता जीत सकते हैं जब तक कि संपूर्ण भारत इस एक कार्य में एकीकृत न हो जाए। और जिस दिन संपूर्ण भारत अपनी समस्त संसाधनों, समस्त विद्वता के साथ इस प्रतियोगिता में शामिल हो जाएगा कि हम चाइनीज मेडिसिन को वैश्विक स्तर पर पीछे छोड़ेंगे, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आवश्यकता है अपनी विचारधारा, अपनी संस्कृति के ज्ञान और उसकी ताकत पर विश्वास करने की। फिर देखिए TCM कहाँ ठहरती है। अभी आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पर आइए, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड के स्टेज पर आइए, या और भी जो एक्सचेंज है FMCG प्रोडक्ट्स का, उस पर आइए। सरकार की नीतियों का परिणाम देखिए। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स या चाइनीज़ कंपनीज़ की इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ रही है। इसलिए बिगड़ रही है कि भारत ने वहाँ पर एक कड़ा मुकाबला दिया हुआ है उनको, चाहे वो कोई भी सामान हो। और मार्केट में तो एक मुहावरा ही चलता है, जो मैं अभी नहीं कहूँगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मर्यादा को ध्यान में रखना है। वो मुहावरा देसी भाषा में बहुत प्रचलित है भारत में, लेकिन मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ उसको, और मुझे कहना भी नहीं चाहिए। अपनी गरिमा के अनुरूप विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की गरिमा के अनुरूप, और वो भी बनारस यूनिवर्सिटी, जो अपनी जर्नी 1916 से ही शुरू की हुई है, जो कि एक ब्रांड है जिसका कि NIRF रैंकिंग में लगातार 4 साल तीसरी पोजीशन रखने के बाद इस साल दूसरी पोजीशन पर है। तो मुझे अपने व्यवहार में और अपने वक्तव्यों में शब्दों के चयन पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो चाइनीज़ मेडिसिन की जो बात आती है और चाइनीज़ मटेरियल की जो बात आती है, तो देखिए भारत चाइनीज़ मटेरियल को कड़ा मुकाबला दे रहा है, चाहे वो भारतीय बाज़ार में और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। और मुकाबला इस तरीके से है कि चीन की सरकार बौखला गई है, हड़बड़ा गई है। हाँ, एक शब्द संस्कृत का मतलब जो हिंदी भाषा का शब्द है हड़बड़ा, वो बड़ा व्यापक है। वो समझ नहीं पा रही है कि इसको हम कैसे टैकल करें। फिर वो और तमाम तरीके इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लगा रही है कहीं ना कहीं से। जैसे मैंने भाषा की बात की थी कि चीनी भाषा मैंड्रीन की पढ़ाई नेपाल में, तो चाइनीज़ मटेरियल को इंडियन मटेरियल तो मुकाबला दे ही रहे हैं, और सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि उन पर प्रतिबंध लग रहा है और हमारी चीज़ें, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप चाइना से रॉ मटेरियल मत लीजिए, भले उसकी गुणवत्ता मेरा मतलब है कि अर्थशास्त्र में आपका फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन गुणवत्ता तो वो नहीं है। तो ऐसा भी बहुत सारे व्यापारियों ने किया है पिछले कुछ वर्षों में कि दे हैव टेकन द डिसीजन इवन हैविंग द इकोनॉमिकल लॉस, बट दे अवॉइड रिसोर्स और द रॉ मटेरियल फ्रॉम द चाइना इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, दैट इज द भारत, इंडिया। तो हमें इसी तरीके की बात करनी होगी। अगर हमें चाइनीज़ मेडिसिन को भी पीछे करना हो, तो जैसे हमने चाइनीज़ मटेरियल को पीछे करने की एक प्रक्रिया राज्याश्रय के साथ शुरू की है पिछले 5-7 वर्षों में, और हम उस पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वैसा ही हमें चाइनीज़ मेडिसिन के लिए भी करना होगा। और जिस दिन चाइनीज़ मेडिसिन के लिए समस्त भारत इकट्ठा होकर के, जैसे चाइनीज़ मटेरियल के लिए समस्त भारत इकट्ठा होकर के कार्य कर रहा है, चाइनीज़ मेडिसिन को भी हम पीछे कर सकते हैं, इसका मुझे विश्वास है। और आपको तो है ही है, हमारे नीति नियंताओं को तो है ही है। आपको विश्वास करना चाहिए अपनी क्षमता पर, भारत की क्षमता पर। इसमें खाली आयुर्वेद नहीं, भारत की क्षमता पर
कि वो भारत की क्षमता, भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक ज्ञान आयुर्वेद के लिए, उसके अभिरक्षण में, उसके रक्षण में, मैं इसके लिए प्रतिरक्षण शब्द का भी प्रयोग कर सकता हूँ, जो काउंटर अटैक्स होते हैं दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा, उसमें हम प्रतिद्वंदी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को भी मान लें तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे उनको परास्त करने में। विक्ट्री साइन हम ला सकते हैं अगेंस्ट द TCM यदि हम एक स्थायी सस्टेनेबल पॉलिसी के तहत चलें। तो होता क्या है अभी, इसलिए कि हम नहीं हरा पाए चाइनीज़ मेडिसिन को। एक साहब आते हैं, कुछ और विचार देते हैं, 6 महीना उस पर सरकार चलती है, अन्य मंत्रालय चलता है, सरकार या मंत्रालय जो भी कह लीजिए। उसके बाद फिर दूसरे साहब आते हैं, उनका दूसरा थॉट प्रोसेस होता है, वो दूसरी बात शुरू कर देते हैं। फिर तीसरे साहब आते हैं, उनकी तीसरी नीति हो जाती है। तो जो साहबों की स्थिति से नीतियाँ बदलती रहती हैं ना, वो मुख्य कारण है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति TCM का उत्तर क्यों नहीं दे पा रही है। जैसे कि चीन को लेकर के राजनीतिक पार्टियों में अंतर है विचारों का। देखिए ना, अभी एक इशू बहुत तेज़ फैल रहा है किसी मीडिया चैनल को लेकर के कि वो चीन की सरकार ने उसको स्पॉन्सर किया था, उसका एक ही काम था कि अमेरिका और भारत की सरकारों का विरोध करना। तो बड़े बड़े लेवल पर बड़े बड़े डिप्लोमेटिक काम होते हैं। तो हमारी राजनीतिक पार्टियों में भी चीन को लेकर के विरोध है विचारों का। तो हमारी तो आयुर्वेद को लेकर के ये तो एक छोटी सी चीज़ है, मतलब सरकारों के तुलना में हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़े महत्व का तर्क है ये। तो मैं कहना ये चाहता हूँ यहाँ पर बड़े ही साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, कि जब तक हमें राजनैतिक राजाश्रय, कूटनीतिक राजाश्रय, जब तक हमें केंद्रीय नीतिगत राजाश्रय, अभी नीति आयोग से या कहीं से भी, तो कहीं से भी मतलब जो स्वास्थ्य से संबंधित हो, जो व्यापार से संबंधित हो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, और प्रोपेगेंडा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से भी, जब तक ये संयुक्त प्रयास नहीं होगा समस्त भारत का, तब तक हम चीन से परास्त होते रहेंगे। सीमा पर नहीं, सीमा पर तो हम जीत रहे हैं। बहुत जगह हमारे नेतृत्व ने और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने उनको अच्छी सीख सिखाई है, फिर वही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भाषा की मर्यादा रखते हुए, चाहे वो गलवान हो, चाहे वो भूटान वाला मसला हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का मसला हो, चाहे जो भी मसला हो, सीमा पर हम चीन से परास्त नहीं हो रहे हैं। सीमा पर तो हम चीन के साथ आंख से आंख मिला करके खड़े हैं। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री डोभाल जी, नाम ले लेना चाहिए, सबको बधाइयाँ। मगर जब इन्हीं लोगों की दृष्टि जब इस तरह, भाई वो अपना कार्य कर रहे हैं जो उनको असाइंड है, अब वो मेडिसिन के क्षेत्र में तो दूसरे मंत्रालय काम करेंगे ना, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ, मैं जानबूझ के ले रहा हूँ नाम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स उसके ही अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है। जब ये 5-6 मंत्रालय एक साथ बैठेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है, जब ये सभी मंत्रालय एक साथ बैठेंगे और उनकी सम्यक दृष्टि या समेकित दृष्टि जब आएगी यहाँ पर एकीकृत इंटीग्रेटेड वे में कि ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, BHU में ये शब्द बहुत पुराना है, फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन चलती थी। आज भी एक हमारे MS साहब हैं, स्वनाम धन्य, हाँ वाकई, तो MS ऑफिस से आज भी अगर कोई आता है नोटिफिकेशन और कॉपी उसको ज़रूरत होती है तो लिखते हैं डीन फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन। अब फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन और फैकल्टी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कब थी?
जब प्रोफेसर पीवी शर्मा जी सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हो गए और हुआ कि अब उनको डायरेक्टर की पोस्ट मिलेगी, ये थोड़ा सा इतिहास में अभी मैं बात तो ज़रूर करूँगा। तो रातों रात यहाँ पर 2 डिवीज़न हुए, एक बनी फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन, एक बना फैकल्टी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, रातों रात 24 घंटे में। क्योंकि आयुर्वेद के किसी व्यक्ति को डायरेक्टर के रूप में स्वीकार करने के लिए आधुनिक चिकित्सा के एमबीबीएस डिग्रीधारी होल्डर एमडी/एमएस तैयार नहीं थे, तो विश्वविद्यालय प्रशासन मजबूर हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरा मतलब है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रशासन, और फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन बनी और फैकल्टी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बनी, क्योंकि समय गति के हिसाब से प्रोफेसर पीवी शर्मा जी सीनियर मोस्ट होकर के डायरेक्टर की पोस्ट के दावेदार थे। फैकल्टी बांट दी गई, फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन आ गई, फैकल्टी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन आ गई। तो वो नॉमेनक्लेचर फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन का बदल करके समय काल में फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद हो चुका है। जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ISMH बना था 1993 में, और फिर बदल के 2002 में आकर के 2003 में आकर के वो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बन गया। थोड़ा सा एक हेर फेर का ईयर का अंतर हो सकता है। तो वैसे ही फैकल्टी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन हो गई, और फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद हो गई। लेकिन अभी हमारे MS साहब सिर्फ एक ऑफिस, रजिस्ट्रार का ऑफिस नहीं भेज चुका, सिर्फ MS का ऑफिस भेजता है नोटिस फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन। एक 2 बार मैंने वहाँ पर, जब मैं हेड था तो संवैधानिक मतलब स्टेचुरी कंजेशन पर भेज चुके, तो इस पर नोटिस लिया मैंने कहा कि साहब आप फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद क्यों नहीं लिखते हैं? हमें भारतीय होने में या भारत का शब्द भारतीय चिकित्सा पद्धति का लाने में कोई बुराई नहीं है मेरे में, लेकिन आप आयुर्वेद क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इंडियन मेडिसिन बड़ा एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है। लेकिन नहीं साहब, वो नहीं मानते हैं, अभी भी फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन ही भेजते हैं, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद नहीं लिखते। तो ये जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन का जो शब्द है, जो फ्रेम किया हुआ है, जो 2005 में एक राइटअप में पब्लिश हुआ है प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी के द्वारा, डॉक्टर पुष्पांगदन भी उसमें लेखक हैं, डॉक्टर नरेंद्र भट्ट उस पेपर में लेखक हैं, महान हस्तियाँ हैं सभी ये, और उन्होंने TIM शब्द दिया है। तो मैं इसका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम लोग ये चाहते हैं कि एक ही शब्द गूंजे, और वो है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद और चाइना मेडिसिन की ये जो प्रतिस्पर्धा है, उसको यदि हमें जीतना है तो हमें समस्त भारत को एक साथ लेकर के बैठना पड़ेगा। और देखिए, बड़ा स्पष्ट कहा गया है वहाँ पर कि 2/3 पॉपुलेशन, अगर यूनाइटेड स्टेट्स को मान लिया जाए कि वह एक मानक है, तो ये पेपर छपा था 2005 में। उनका ये था कि 2010 तक 2/3 US पॉपुलेशन किसी न किसी रूप में अल्टरनेटिव मेडिसिन लेगी, चाहे वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन हो, चाहे वो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन हो। आप 2023 में अब इसका एक इवैल्यूएशन कर लीजिए, सारा डाटा देख लीजिए, सारे उनके रूल में चेंज हुए हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स के, चाहे अल्टरनेटिव मेडिसिन के, चाहे उनका निकैम जो है NCCIH हो गया, मतलब एक पैरामीटर के रूप में मैं उनको ले रहा हूँ। या पूरे विश्व में पेंडेमिक के बाद किस तरीके से आयुर्वेद की धूम मची। तो ये सबको जब हम अपने सामने देखते हैं तो हमें पाते हैं कि हमें कुछ करना है और ढंग से करना है। तो इस सफलता की लड़ाई में हम चलेंगे तो सबसे पहला जो है डिटर्मिनेंट्स, जो अवरोधक है, वो है हमारी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। और आयुर्वेदिक मेडिसिन का विद्यार्थी होने के नाते इसकी जिम्मेदारी भी उठाते हुए मैं कह सकता हूँ, मैं अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी के ऊपर नहीं थोपता हूँ। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की क्वालिटी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह आता है, तो जो हम आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, स्पेशली इस विधा के जो विद्यार्थी हैं, रसायन मैसेज कल्पना के या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोग, चाहे वो रेगुलेटर हों, चाहे वो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के लोग हों, चाहे वो PCI ACMH के पदाधिकारी हों, APC के चेयरपर्सन हों, कोई भी हो जो इससे जुड़ा हुआ है, वर्तमान हो चाहे भूतपूर्व हो चाहे होने वाले हों। अभी प्रकाश हेगड़े जी के पास चार्ज है, अभी वो नवनियुक्त हैं, 1 महीने हुआ होगा हासन से, प्रोफेसर प्रकाश हेगड़े जी। कोई भी है, अगर हमारा क्वालिटी नहीं होगा आयुर्वेदिक मेडिसिन का, और रॉ मटेरियल का हमारा रिसोर्स सप्लाई सही नहीं होगी, हम TCM से नहीं जीत पाएंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी।
अगर हमें TCM से जीतना है तो सबसे पहले हमें सबको न्योता देने के पहले, जो मैं न्योता दे रहा हूँ तमाम मंत्रालयों को कि आइए जुटिए, काम किया जाए, उसके पहले हमें अपना घर संभालना है। और वो ये कि हमारा रिसोर्स मटेरियल, हमारी क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। और तब जब ये हो जाएगा और फिर हम एक साथ मेहनत शुरू करेंगे, तो ये जान लीजिए कि आप जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम होंगे कामयाब। तो हमें कामयाब होना है, हमें ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन से ऊपर आना है हर स्तर पर। वैलिडेशन एज पर द साइंस, देखिए उनके पेपर्स आप उठा करके देखिए। मेरे तो एक इंट्रैक्शन का जो मैं PG और डॉक्टरेट में, चाहे जामनगर में चाहे यहाँ कहीं भी मैं करता हूँ, तो मेरे अगर मैं 10 पब्लिकेशन उठाता हूँ अपनी एक क्लास में किसी भी द्रव्य को लेकर के, तो उसमें से 6 पब्लिकेशन चाइनीज़ के होते हैं। चाहे वह हड़ताल उठाऊँ तो, चाहे मनाशिला उठाऊँ तो, चाहे मरकरी उठाऊँ तो, और चाहे मैं नक्श भूमिका उठाऊँ तो, चाहे मैं वत्सनाभ उठाऊँ तो, मैं सतावरी उठाऊँ तो। आपको पता है कि TCM ने कुपिलु का शोधन गोमूत्र से, गोदुग्ध से करने पर, जो उनके हिसाब से भी है TCM में, उन्होंने 36 पेज के पेपर्स आज के 15 साल पहले छाप रखे हैं कि गोमूत्र से शोधन करने पर ये स्ट्रक्चरल चेंज होता है और गोदुग्ध से शोधन करने पर ये स्ट्रक्चरल चेंज होता है कुपिलु में, नक्श भूमिका में। ऑर्पिमेंट का शोधन करेंगे, रियलगर का शोधन करेंगे, हड़ताल का, ये फर्क होता है। उन्होंने यहाँ तक पेपर छाप रखा है बंधुओं चाइनीज़ ने कि अगर आप सिनेबार, जो रसिंदूर हम अपनी भाषा में कर रहे हैं, उनका भी एक टर्मिनोलॉजी है, अगर आप उसको इनहेल करते हैं, आप इंजेस्ट करते हैं, थेरापेटिक डोज में लेते हैं, वो आपको एडमिनिस्ट्रेट किया गया है, तो उन्होंने एश्योर किया है कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मरकरी है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं बदलेगी। ये चाइनीज़ ने काम करके दिखा रखा है कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के साथ। तो उनके काम का स्तर तो देखिए आप। माननीय सारे आयुष चेयर जो आज जयपुर में है, और हमारे नेशनल आयुष प्रोफेसर भी पटवर्धन साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ इसी माध्यम से अपने YouTube चैनल पर ही कि उनसे जो प्रतिस्पर्धा हमको अगर करनी है, इफ़ वी आर कंपीटिंग विद द TCM, देन आवर साइंस मस्ट स्पीक द लैंग्वेज in which TCM is talking since 2 decades. भाई हुआ ना कि inorganic mercurial compounds are safe but organic mercurial compounds are not safe. Yes, methyl mercury is very dangerous. Vaporized mercury is more dangerous. लेकिन चाइनीज़ ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ह्यूमन गट माइक्रोबायोटोमा में ऐसा कोई भी माइक्रोब नहीं है जो इनऑर्गेनिक मरकरी दी जा रही है थेरापेटिक डोज में, वो ऑर्गेनिक मरकरी में उसको बदल सके। उसके पेपर्स पब्लिश्ड हैं बड़े बड़े रेपुटेड जर्नल्स में, जो हमारी क्लास के एक हिस्सा होते हैं। एक मेरा सपना होता है वो पूरा करने का, और मैं अपने को लर्नर्स के साथ उनको जब ऑथेंटिसिटी के साथ उनसे इस पर डिस्कस करता हूँ, अगर NCISM इस बात को सुन रही है तो रसशास्त्र के सिलेबस में इन चीज़ों को पॉइंटेड होकर के डाले। लेकिन कोई सुनता कहाँ है? मैं तो यूट्यूब पर बोल के स्वांत सुखाए बोल रहा हूँ, इस आशा में कि कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो सुनेगा। और जो आप सुनते हैं हमारे मित्र, वो इस बात को उठाएंगे, जैसे कि सारी चीज़ें आप लोग उठा रहे हैं। जी हाँ, अगला फाइटोफार्मास्यूटिकल बोलने जा रहा हूँ, उस पर भी 3 सेशन तो लगेगा ही। उसकी भी एक डिमांड है कि फाइटोफार्मास्यूटिकल पर बात करिए। तो TCM की बात हो गई, इंडियन मेडिसिन की, आयुर्वेद की बात संक्षिप्त में हुई, फिर उस पर मौका लग के उठाएंगे और डॉक्यूमेंट्स के साथ। यह मन तो कर रहा है कि TCM के रिसर्च पेपर्स को लेकर के एक सीरीज चला दें, जो उन्होंने नक्श भूमिका पर किया है, जो उन्होंने वत्सनाभ पर किया है, जो उन्होंने हड़ताल पर किया है, जो उन्होंने मनाशिला पर किया है, जो उन्होंने पारद पर किया है, जो उन्होंने ताम्र पर किया है। बिल्कुल बंच ऑफ द पेपर्स इन सीरीज, and authors of those paper are Chinese scientists, technical experts of traditional Chinese medicine and modern core scientists in the collaboration। क्योंकि वहाँ की सरकारों ने, पहले ही मैंने कहा कि कैलिफोर्निया ने सबसे पहले
1976 में ही रिकॉग्निशन दे दी थी। और आप देखिए ना, चाइना की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड फेडरेशन है, उसकी मेंबरशिप देखिए कि कितने कितने राज्यों, कितने कितने नेशंस में हैं, कितने हज़ार उनके प्रतिनिधि हैं। अब संख्या मुझे एकदम एग्जैक्ट देना चाहिए, नहीं तो अगर मैं लगभग की बात करूं तो 100 से अधिक देश और उनकी मेंबरशिप लगभग 7,000 के करीब है पूरे विश्व में। आप एक आयुर्वेद की ऐसी संस्था का नाम बताइए जो वैश्विक स्तर पर सामान्य रूप से उनकी तरह से मान्यता प्राप्त हो, जैसे ग्लोबल फेडरेशन ऑफ द चाइनीज़ मेडिसिन। एक आयुर्वेद की संस्था जो वैश्विक स्तर पर उनके लेवल पर काम कर रही हो। उत्तर निराशाजनक है, चिंताजनक है। हमारे पास ऐसी कोई संस्था नहीं है जैसा उनके पास वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन है, जिसकी शाखाएं इतने देश में हो, जिसके प्रतिनिधि इतने ज़्यादा संख्या में हो। मुझे तो नहीं याद आता। हम लोगों ने अपने आप में कुछ कुछ बना रखा है, तो 10-20 देशों में काम करते हैं, उसी में हम खुश हैं। अभी हम वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस करते हैं, बहुत बड़ी क्षमता से करते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट से करते हैं। तो हम वहाँ पर एक अभी प्रतिनिधिमंडल पर भी संतोष किए हुए हैं कि हमारे यहाँ इतने प्रतिनिधि इतने देशों से आए। हमारी वर्ल्ड आयुर्वेदा ग्लोबल काउंसिल भी बन चुकी है, लेकिन उनके कितने देशों में उसका प्रोपोगेशन है, ये एक प्रश्न है। तो चलिए, हम तो बहुत पीछे हैं अभी। एक दिन में तो हम कवर नहीं कर लेंगे इन सारी चीज़ों को, और मैं हो भी नहीं सकता। लेकिन आज की भी तारीख में, आज 10 अगस्त 2023 है, अगर हम इस उद्देश्य पर चलें और सरकार एक अलग से सेल ही बना दे, हाँ, एक अलग से सेल बना दे, एक यूनिट बना दे कि नहीं, इसका काम ही यही है कि हम TCM से मुकाबला ग्लोबल लेवल पर कैसे जीतें, बराबर आएँ फिर जीतें। पहले तो बराबर आएँ, अभी तो बहुत गुना नीचे हैं। तो पहले तो हम बराबर आएँ, फिर आगे जाएं। इसके लिए हमें काम करना होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर ज़रूर काम होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद, नमस्ते। आपने हमें इतना सुना। अगली सीरीज़ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स की, मिलते हैं फिर फाइटोफार्मास्यूटिकल के सभी आयामों के साथ। थैंक यू, नमस्ते।